वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, उम्मीद है आपने थंबनेल और टाइटल के माध्यम से यह चीज़ समझ गए होंगे आप कि यह वीडियो किन के लिए और कितना महत्वपूर्ण है। यह भी आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरे प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और ये जो आज मैं आपको क्लास कराने वाला हूँ इसके पहले के क्लासों को आपने प्रॉपर तरीके से किया होगा और उसका नोट्स बनाया होगा। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के सभी प्रश्नावली को जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से हैं, जितने भी प्रश्न इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं पहले चैप्टर के अंदर, वो या तो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं या फिर अभ्यास कार्य में दिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को पूरे प्रॉपर ढंग से विथ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते देखते वीडियो को अपने यार दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना है ताकि जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं वो भी आपके साथ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन मैं आपको दे देता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर भुट्टे को देख रहे होंगे। भुट्टा जो होता है मकई का बाल, उसको देख रहे होंगे। वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो पका नहीं है वो 5 रुपये का है और जो पक गया उसकी कीमत 20 रुपये है। अर्थात अपने आप को यदि आप कीमती बनाना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए मिलके मेहनत करते हैं साथ और अपने आप को कीमती बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके इस टॉपिक से। यहाँ पर हम इस पुस्तक में पेज नंबर 6 में दिए गए प्रश्नों को समझेंगे, पेज नंबर 11 में दिए गए प्रश्नों को समझेंगे, पेज नंबर 15 में और अभ्यास कार्य को प्रॉपर ढंग से करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ करा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले हमारे पास आपका बुक है और यहाँ पर क्वेश्चन का सारे के सारे प्रश्न भी अवेलेबल हैं। उन प्रश्नों को देखते देखते मैं पढ़ते पढ़ते आपको सारे आंसर क्वेश्चन बोर्ड के थ्रू स्क्रीन के माध्यम से, स्क्रीन पर भी पीडीएफ एज ए पीडीएफ आपको दिखाई देगा। पीडीएफ एक लिखा गया स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगा प्रश्नों के हल का। तो मैं आपका पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है पेज नंबर किसका, पेज नंबर 6 का पहला प्रश्न है जो प्रश्न लिखा हुआ है। उसमें वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जब हवा है और उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो साफ क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों, मैग्नीशियम जो होता है वो अभिक्रियाशील होता है और मैग्नीशियम के अभिक्रियाशील होने के कारण वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके लोहे पर जैसे जंग लगता है ना, उस तरह का जंग वह खुद पे भी लग जाता है, उसके ऊपर भी, मैग्नीशियम के ऊपर भी लग जाता है। अब इस वजह से जब उसे जलाया जाता है तो उसका दहन जो होता है बहुत कम होता है, वो अच्छे से नहीं जल पाता है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो उसे पहले क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है ताकि उसका दहन अच्छे से हो सके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? संतुलित समीकरण लिखिए। हमने संतुलित असंतुलित समीकरण चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा दिया है। 2 वीडियो मैंने 2 पार्ट में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराया है, प्रॉपर तरीके से कराया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 10th बोर्ड वाले में आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्लास 10th के लिए ठीक जो दिया गया उसमें कैसे फेयर तैयार करना है, पीडीएफ वगैरह कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ों का जिक्र वहाँ किया गया है। आप उसे जाकर देख और समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर एक आई बॉल पर अभी चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। एक एक करके सबका लिंक आएगा या फिर वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा, हर जगह से आप ले सकते हैं। क्लियर? अब समझते हैं इसको संतुलित को। कह रहा है, पहला सवाल है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या करता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है H2। क्या दिया गया है? H2 और Cl2 मिलकर HCl बनाता है। क्या बनाता है? HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। दूसरा सवाल है कि बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम, मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तब बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। अब उसका भी यहाँ है, देखिए ये है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इन दोनों ने अभिक्रिया किया और क्या बनाया? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाया? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक बार देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या
नहीं है। क्वेश्चन भी यही है कि संतुलित समीकरण लिखना है। ये है, यहाँ पर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम, यहाँ पर बेरियम 3 है। कितना है? 3 है। तो इस बेरियम को 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ 3 डालना होगा। क्या डालना होगा? यहाँ 3 डालना होगा। जैसे ही यहाँ 3 लिखे, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन यहाँ 3 है, तो इसे 6 करने के लिए यहाँ 2 डालना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही यहाँ 2 डाले, एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब चेक करेंगे एल्यूमिनियम कितना है। एल्यूमिनियम 2 है, इससे कोई दिक्कत? यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, ये संतुलित है। अब सल्फेट यहाँ पर 3 है। सल्फेट कितने हैं? 3 है। यहाँ भी सल्फेट कितने हैं? 3 है। तो इस तरह से समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। कन्फर्म? क्लियर? आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल आपका कहता है कि सोडियम और जल जब अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ सोडियम है और यहाँ जल है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो ये समीकरण अभी असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है, ये ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित है, इसे संतुलित करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इस हाइड्रोजन को हम 2 कर देंगे। क्या करेंगे? इसे सोचेंगे अभी नहीं। तो इस हाइड्रोजन को 2 करते ही 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितना होगा? 4, और यहाँ है 2, तो इसको 4 करने के लिए हम इधर भी 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 इधर लगाए, ऑक्सीजन 2 हो गया। कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया। और लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है? 2 हो गया है। और सोडियम भी 2 हो गया। तो सोडियम तो इधर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल को। आइए 3 नंबर सवाल भी समझते हैं। दिया हुआ है सवाल कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो भी नीचे अभिक्रिया दिया जा रहा है, उनकी अवस्था का संकेत देना है, यानी वो ठोस हैं, द्रव हैं या जलीय पदार्थ हैं, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन वाले क्लास में पूरी तरह जिक्र किया था। तो लिखते हैं, पहला सवाल है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप आप समझते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो वैसे अवक्षेप जो बेकार पदार्थ बन जाते हैं, वो क्या हैं? अवक्षेप हैं। तो उसी समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है बेरियम क्लोराइड। यहाँ आप देख सकते हैं समीकरण लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इनको संतुलित करते हुए हमें क्या करना है? इनकी अवस्थाओं को लिखना है कि ये कौन कौन से किसके किसके क्या अवस्था है। क्लियर? ये चीज़ हमें लिखते चलना है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो है, पहले ये लिख लेते हैं कि अवस्था क्या है। तो ये जलीय पदार्थ है, और जलीय पदार्थ के लिए एक्यू लिखा जाता है। ये भी जलीय पदार्थ है, क्या लिखा जाता है? एक्यू लिखा जाता है। क्लियर? ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। और ये क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब जो है आगे चलते हैं और 2 नंबर सवाल पे आते हैं कि सोडियम, अच्छा इसको संतुलित कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, इधर सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है। क्लियर? यहाँ पर सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो सीधा यहाँ 2 लगा देने से क्या हो जाएगा? यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। कन्फर्म? आगे चलते हैं 3 नंबर के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या सवाल है? यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है जल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो जल में है से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं है, और किसका क्या, यहाँ पर किसका क्या अवस्था होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ये तो लिक्विड है, ये क्या है? जल लिक्विड होगा, ये होगा जलीय पदार्थ, ये भी क्या होगा? जलीय पदार्थ, और ये भी क्या होगा? जलीय पदार्थ। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। तो ये सोडियम है, यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक
ऑक्सीजन है। यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है। इस तरह से यह समीकरण क्या है? संतुलित है। इस तरह समीकरण संतुलित है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 11 के प्रश्नों की तरफ। पेज नंबर 11 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे पास पुस्तक है आपका, ये जो है पुस्तक आपका पेज नंबर 11 में प्रश्न दिए हुए हैं। आप इस तरह से कॉपी किताब निकाल के रखें अपने पास में। पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ x किसी पदार्थ को मान लिया गया, किसी का नाम है, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने के लिए किसका किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, इसका होता है। तो ये जो एक्स एलिमेंट आप वहाँ देख रहे हैं वो क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी का 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ऊपर एक में सवाल पूछा है कि पदार्थ x का नाम बताइए और इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ x का मैंने नाम बता दिया और उसका सूत्र लिख दिया। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि पदार्थ x, ऊपर एक में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। किसकी? ये जो पदार्थ है इसके जल के साथ अभिक्रिया कराना है, यानी CaO का किसके साथ अभिक्रिया कराना है? जल से अभिक्रिया कराना है। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। बाई मिस्टेक हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। और कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कंफर्म? चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.7, क्रियाकलाप 1.7। अब क्रियाकलाप 1.7 कहाँ है? ये देखिए, यहाँ है क्रियाकलाप 1.7, देख रहे होंगे शायद, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज नंबर 10 में क्रियाकलाप 1.7 है। कह रहा है इसमें कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि विद्युत का जो वैद्युत अपघटन जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका प्रयोग किया गया है। क्या है कि जल जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 मिलकर यह यौगिक बनाते हैं जल का एक यौगिक, ठीक। अब यहाँ दे रहा है H2 और O, H2 और O, तो यहाँ पर 2 H2 है और ऑक्सीजन 1 है। और जब जल में विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो उसका जब विद्युत अपघटन होगा तो जल टूटेगा, किस में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूटेगा तो दोगुना कौन सा होगा? 1 से दोगुना कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। तो दूसरी परख नली में जो गैस है वह हाइड्रोजन है, और दुगुना इसलिए है क्योंकि इसी मात्रा में मिलाए जाने पर यह जल बनेगा। अन्यथा जल अब H3O करके जल थोड़े बनाएंगे, नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा, ठीक। तो ये इसी मात्रा में है। कंफर्म? ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आपके 15 नंबर पेज की तरफ। किधर? 15 नंबर पेज की तरफ। और 15 नंबर पेज में जाकर पहले सवाल है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा आप भी मैनेज करिएगा। वीडियो में बार बार से गमछा से मुंह पोंछना पड़ रहा है। देखिए क्या है कि जब लोहे की कील, तो क्या कॉपर सल्फेट से, किससे? कॉपर सल्फेट से जब यह अभिक्रिया करेगा, देखिए कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है लोहा। तो जब कॉपर सल्फेट से अब लोहा का जो कील है जब वो अभिक्रिया करेगा तो कॉपर को विस्थापित कर देगा सल्फेट से और फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा? यानी जब Fe जो होगा, जब कॉपर सल्फेट होगा, यानी यहाँ आते हैं, जब कॉपर सल्फेट होगा और Fe का इसके साथ संयोग कराया जाएगा तो ये अधिक क्रियाशील होता है, किससे? कॉपर से। इसको तुरंत विस्थापित करेगा और विस्थापित करके खुद इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होता है, किससे? फेरस से। और इससे इसका रंग बदल जाता है। पहले हल नीला रहता है और बाद में ये रंग बदलने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, हल्का। क्लियर? तो इस तरीक़े से ये सवाल आपका पेज नंबर 15 में दिए गए प्रश्न के पहले नंबर का आंसर था। अब 2 नंबर है कि क्रियाकलाप 1.0 से भिन्न, 0 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ 2 नंबर सवाल का एक उदाहरण मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा था।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दिए गए दो या दो से अधिक जितने भी अभिकारक हैं वो आपस में आयनों का आदान प्रदान करके जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसे द्विविस्थापन करते हैं, यानी दोनों तरफ विस्थापित हो रहा है। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। क्यों? इसका कार्बोनेट और इसका कैल्शियम आपस में संयोग करके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और यहाँ पर सोडियम और इसका क्लोरीन, ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बना दिए? सोडियम क्लोराइड बना दिए। तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया की एक उदाहरण हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अगला सवाल है, आप अपनी किताब में सवाल की तरफ देखेंगे, मैं भी उधर देख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। दिया गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों को पहचानें। अब सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले उपचयित और अपचयित समझना बड़ा जरूरी है। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत और अपचयित मतलब अवकृत। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत और अपचयित मतलब अवकृत। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा कंसेप्ट समझना, इसको समझने के लिए आप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो जाकर एक बार देखें और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपचयित, अपकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकारक क्या, ऑक्सीकारक, सारे चीज़ डिटेल में समझाएगा, वहाँ समझ सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको समझा देता हूँ। यहाँ है सोडियम, 1 नंबर सवाल में दे रहा है, तो इसमें उपचयन किसका, मतलब कि उपचयित कौन हो रहा है यहाँ पर, यह सोडियम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो रहा है सोडियम। उपचयित कौन हो रहा है? सोडियम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सोडियम में ऑक्सीजन का उपचयन उसका होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, तो सोडियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। फिर अब यहाँ पर जो दिया गया है ऑक्सीजन, अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। किसका हो रहा है? तो जाहिर सी बात है एक का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। अब दूसरा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो कॉपर और जल बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर और जल बन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है ये बताना है। इसमें हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पर, और कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तब कॉपर अकेले हो रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ जल का ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसके लिए इसका उपचयन, यानी ये उपचयित हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे। आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य में पहला सवाल है। अच्छा, पहले सवाल पे चलने से पहले एक बात बता दो कि पढ़ते पढ़ते इधर उधर की आवाज़ें थोड़ी आ जाएं तो उसे आप इग्नोर करेंगे, मेरी आवाज़ पे फोकस करेंगे और अपना कॉपी कलम किताब पास में रखेंगे, नोट करते चलेंगे, वीडियो को पॉज कर करके चीज़ें लिखते चलेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो हम सही चुन लेते हैं, गलत अब खुद ब खुद छट जाएगा। आइए देखते हैं। दिया गया है कि ये PbO दिया हुआ है, यानी लेड ऑक्साइड क्या करेगा? लेड ऑक्साइड कार्बन से संयोग करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये समीकरण आपको दिया हुआ है आपके सामने। A नंबर में कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। सीसा अकेले थोड़ी ना है, ये तो लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड अपचयित होगा तो सीसा थोड़ी होगा, तो ये कथन गलत है। बी में कार्बन ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन का मतलब होता है अवकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़े ना ऑक्सीजन आके संयोग कर रहा है, कार्बन से कर रहा है, तो ये भी कथन गलत है। नीचे दिया हुआ है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट सही है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक, तो ये सी सही है। और डी में आते हैं, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब कि लेड PbO जो है उसका अपचयन हो रहा है, यानी उससे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है लेड ऑक्साइड से। ठीक, तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है। तो नीचे दिएगा ऑप्शन में क्या सही होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी, ए और ए एवं बी। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि FeO क्या? Fe2O प्लस 2Al, एरो का चिन्ह है, Al2O3 और 2Fe। ये कह रहा है कि फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जब संयोग होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को अलग कर देता है, आयरन को अलग कर देता है।
तो इसके ऊपर देखते हैं अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वह आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसलिए इसका क्या आंसर होगा? डी, विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल में क्या है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लोहा में जो है ना, देखिए Fe क्या, 3 नंबर सवाल आपको समझाते हैं। देखिए लोहा का चूर्ण जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे जब डाला जाएगा तो ये बनाता क्या है? यहाँ कह रहा है ये क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना लेता है। ये क्या करता है कि इसमें से हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देता है। क्या करता है? क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा अभिक्रियाशील है इससे। कन्फर्म? क्लियर? तो ऐसा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लेंगे आप। फिर 4 नंबर पे चलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आइए समझते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें अभिकारकों में उपस्थित अणु और परमाणुओं की संख्या तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों में भी अणु और परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमने H2O लिखा, आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे H2O, ठीक। अब ये कैसे बनता है? H2O कैसे बनता है? तो H2O बनने के लिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या करना पड़ता है? संयोग, तब जाके H2O बनता है। अब यहाँ अभिकारकों में यदि देखा जाए, अभिकारकों में आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे अपने, रिएक्टेंट्स में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर यदि प्रतिफल में देखा जाए, किसमें? प्रतिफल में, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस तरीके से दोनों तरफ संख्याएं कितनी है? बराबर हैं। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। अब समझते हैं, आपसे पूछा गया है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमने एक्सप्लेनेशन वाले में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था कि अभिक्रिया के पहले अभिकारकों के अणुओं और परमाणुओं का द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों के अणुओं और परमाणुओं के द्रव्यमान के समान होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसी की पुष्टि के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आवश्यक है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आप आंसर देख रहे होंगे। इसका PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर टच करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं 4 नंबर सवाल पे, 5 नंबर सवाल पे। कहाँ चलते हैं? 5 नंबर सवाल पे। विद्यार्थियों 5, 6, 7, 8, 5, 6 और 7, 8 ये चारों के चारों प्रश्न जो हैं यह रासायनिक समीकरण पे आधारित हैं। रासायनिक समीकरण पे आधारित है। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जो कथन जो नीचे दिए गए हैं A, B, C, D में, उसको रासायनिक समीकरण में पहले परिवर्तित करना है और फिर उन्हें संतुलित करना है। ठीक है, तो 5 नंबर का 1 नंबर, 5 नंबर में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ एक ही नाइट्रोजन है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अब इसको संतुलित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, ये तो और नाइंसाफ़ी हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 लगा देंगे। अब 3 दूना 6, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 नाइट्रोजन हो गया। समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसी तरीके से C नंबर में संतुलित कर देता हूँ। अब बाकी 2 आपके टास्क के लिए है। 6 नंबर सवाल में भी समीकरण दिए हुए हैं। 6 नंबर सवाल में समीकरण एज इट इज लिखा हुआ है, उन्हें संतुलित करना है। आप यहाँ पर जैसे मैं समझा रहा हूँ संतुलित करना, ऐसे संतुलित करने के सीख लीजिए और इन्हें खुद से करिए। जब ना हो तो PDF लीजिए। और मेरे यहाँ से PDF लेने के लिए आपको कई रास्ते खुले हुए हैं। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमसे आप ले सकते हैं। भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के नाम से फेसबुक, इंस्टा पर आप पेज फॉलो कर सकते हैं। आइए, तो इस तरीके से फिर 7 नंबर सवाल है जिसका मैंने लिखा है और इसको संतुलित कर, इसको भी क्या करना है? आपको संतुलित करना है। इसे भी क्या करना है? संतुलित करना है। तो जो मैंने यहाँ लिख दिया है आपको इसे संतुलित कर देना है। अब एक समझिए, बाकी सारे के सारे प्रश्न आप खुद करेंगे। आइए,
यहाँ पर दे रहा है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाता है। क्लियर? ये एक टास्क और आपके लिए भी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो समीकरण मैं अभी संतुलित कर रहा हूँ यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। आइए, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। सबसे पहले संतुलन करने में क्या देखते हैं कि उस अणु या परमाणु की संख्या को देखते हैं जो सबसे अधिक है। अब देखिए इसमें किसके बारे में, ये ऑक्सीजन कितने हैं 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो सबसे पहले इसी को क्या कर लें हम लोग, संतुलित कर लें। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 है और ये क्या है यहाँ पर 3 है, ये क्या है 3 है। ये पूरा ये जो कोष्ट दे दिया तो ऑक्सीजन को नहीं सोचेंगे, सॉरी, इस पूरे के लिए देखेंगे तो SO4 3 है, बाकी सबका सब देखिए यहाँ पर 1 है तो इसे यहाँ पर 3 डालेंगे। क्लियर? जैसे ही 3 डालेंगे सल्फेट कितना हो जाएगा 3 और बेरियम 3, तो बेरियम 3 के लिए यहाँ क्या डालेंगे 3 डालेंगे। जैसे ही यहाँ 3 डाले क्लोरीन क्या हो गया 6 हो गया, और क्लोरीन 6 हो गया लेकिन इधर क्लोरीन कितना है 3 है, तो यहाँ पर 2 डालने पर 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है 2 है, तो इस तरीके से दोनों साइड में क्या हो गया, परमाणु और अणुओं की संख्या समान हो गई और समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। 5, 6 और 7 ये सारे के सारे रासायनिक समीकरण आपको क्या करने हैं, संतुलित करने हैं। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर सवाल में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। विद्यार्थियों, मैंने आपको संतुलित करना सिखा दिया। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे किसका, इन सभी प्रश्नों का संतुलित समीकरण और कौन सा तत्व या यौगिक कौन सी अवस्था में है उसे आप देख और समझ रहे होंगे। पूरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, आप वहाँ से वीडियो को पॉज करेंगे, उसे नोट करेंगे और चेक करेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं है। संतुलित है तो समझेंगे कैसे संतुलित है और कौन सा यौगिक किस अवस्था में है, ये भी वहाँ पर लिखा गया। ठोस के लिए S लिखा गया होगा, लिक्विड के लिए यानी द्रव के लिए L लिखा होगा, गैस के लिए G लिखा होगा और जलीय पदार्थों के लिए क्या लिखा होगा, AQ लिखा होगा। ठीक, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। सवाल है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बहुत ही बढ़िया तरीका से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में पढ़ाया है। यहाँ समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी उस अभिक्रिया को कहते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया के बाद मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल को, उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में दिया जा रहा है कार्बन, एक लिख लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है तथा क्या देता है, हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ताप दीजिएगा, जब इसमें ऊष्मा दीजिएगा, क्या दीजिएगा, इसमें ऊष्मा दीजिएगा जब इसमें, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज करता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। कितने नंबर सवाल पे, 10 नंबर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करिए। अब श्वसन, जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसको ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, मतलब हम जीने के लिए भोजन करते हैं, उस भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो वायुमंडल में मिलती है। अब वायुमंडल के में से ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा तो ग्रहण कर लेते हैं, जब शरीर के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो भोजन है और जो अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तरह तरह के पीत रस वगैरह निकलते रहते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से अभिक्रिया करके भोजन से जो फैट जो है उससे वसा और कार्बोहाइड्रेट वगैरह अलग कर लेते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो अलग होता है, उस कार्बोहाइड्रेट के जिस समय पाचन हो रहा होता है उस समय उससे ऊर्जा भी निकलती है, और ऊर्जा निकलती है साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। उस ऊष्मा को शरीर से बाहर रिलीज करने के लिए हमारे सांस मतलब रिलीज करने के लिए हम फिर सांस छोड़ते हैं, तो उस दौरान वो ऊष्मा सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ऊष्मा, ये जो पाचन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसके बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होना, तो इसीलिए इस श्वसन को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। 11वां सवाल है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है।
अब वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है कि वियोजन का अर्थ होता है टूटना और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अब दोनों का अर्थ क्या है? उल्टा है। दोनों का अर्थ क्या है? उल्टा है। तो यह विपरीत भी है। समझ लेते हैं अभिक्रिया को। अब वियोजन अभिक्रिया वैसा है जिसमें एक प्रकार का जो अभिकारक है वह टूटकर दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाए अभिक्रिया करके, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप। और संयोजन में क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक बनाए। क्या बनाए? एक बनाए। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन और संयोजन। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से उल्टा है। कह रहा है इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आइए हम लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा था, अब यहीं देख लीजिए, लिखना क्या है यहीं देख लीजिए। यहाँ पर ये एक ही अभिकारक है जो टूट कर दो या दो से अधिक में बट गया, तो क्या हो गया? यह वियोजन। क्या हो गया? वियोजन। और ये दो या दो से अधिक मिल के और एक रिलीफ बना रहा है, तो क्या हो गया? संयोजन। क्या हो गया? संयोजन। ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या है? उल्टा है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये सवाल है आपका। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। उसमें है कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखा है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। वहाँ आपको लिखा हुआ होगा FeSO4। क्या है? FeSO4 में जब ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो यह FeO3, SO2 और SO3 में टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यह ऊष्मीय क्यों है? क्योंकि इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है। क्लियर? आगे है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब जल में जब विद्युत देंगे, जल में जब करंट देंगे और वह उससे जब वो अपघटित होकर टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होगा, तो इस तरह का जो अभिक्रिया है यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन में क्या है कि जब सिल्वर क्लोराइड को, किसको? सिल्वर क्लोराइड में जब प्रकाश दिया जाता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन दोनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या होता है? दोनों में टूट जाता है। तो इस तरीके से यह 12 नंबर सवाल का आंसर आपके सामने रहा। 13 नंबर सवाल है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब विस्थापन अभिक्रिया, आपके स्क्रीन पर इसका समीकरण भी दिखेगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। क्या करे? कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यानी दोनों विस्थापित करेंगे एक दूसरे में से तत्वों को। ठीक, ऐसा आप स्क्रीन पर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इन एग्जाम्पल को मैंने पहले भी समझाया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल कहता है कि सिल्वर के शोधन में, किसके? सिल्वर यानी चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। किसके द्वारा? कॉपर धातु के द्वारा। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रिया के लिए क्या करना है? अभिक्रिया लिखना है। तो आइए हम एक अभिक्रिया का इसका अभिक्रिया लिख लेते हैं। ये जो सवाल आपके सामने दे रहा है समझ भी लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 क्या दिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट क्या सवाल है? सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलय में सिल्वर प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर से इसको अभिक्रिया कराना है। कॉपर से ही अभिक्रिया कराना है, तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। और सिल्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। सिल्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब समीकरण संतुलित है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ Ag1 ठीक, NO3 इधर NO3 क्या है? 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 डालेंगे। जैसे 2 डालेंगे ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होने के कारण यहाँ भी क्या करेंगे? 2 डालेंगे। कॉपर 1 कॉपर 1। क्लियर? तो इस तरह अब रासायनिक समीकरण क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। तो ये जो दे रहा है, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें जब इसका जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करा जाता है तो कॉपर जो है इसको विस्थापित कर दिया
और विस्थापित करके इसका शोधन हो गया। क्या हो गया? शोधन हो गया, सिल्वर बाहर हो गया। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि अवक्षेपण। क्या कह रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप यानी उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या प्राप्त हो? अवक्षेप प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अवक्षेप प्राप्त हो। आप अपने स्क्रीन पर एक उदाहरण देख रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। उसका एक तीर नीचे की तरफ लिखा होगा, यानी AgCl लिखकर एक तीर ऐसे, इस ये जो तीर नीचे की तरफ दिया हुआ है यह अवक्षेप को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? अवक्षेप को। चलिए आगे 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास, ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दें। दो मतलब प्रत्येक के लिए दो उदाहरण देना है। नीचे 16 नंबर में दिया गया है उपचयन और अपचयन। क्या दिया हुआ है? उपचयन और अपचयन। अब उपचयन अपचयन शब्द जो है उसको समझते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन। हिंदी में उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन यानी अवकरण। ठीक, अब अपचयन समझते हैं। अपचयन उपचयन क्या होता है? उपचयन क्या समझते हैं? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। और जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का जुड़ाव हो उसे, उस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, मतलब अवकरण कहते हैं। क्लियर? अब इनके उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं कि उपचयन का जो उदाहरण है वो देखिए और फिर अपचयन का उदाहरण आप देख रहे होंगे। आप अब चलते हैं 17 नंबर एग्जाम्पल में। कहाँ? 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व। क्या? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स तत्व का नाम नहीं दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक्स तत्व के बारे में कहा जा रहा है कि एक्स कोई तत्व है जो भूरा कलर का है। कैसा है? भूरा कलर का है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले कलर का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए वो तत्व है कॉपर। क्या है तत्व? कॉपर। जब कॉपर का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? कॉपर का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाएगा तब कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा आपके सामने जो देख रहे हैं आप, यही कॉपर, ये कॉपर जो है, ये कॉपर क्या है? भूरा है। यही तत्व है कॉपर। ठीक, और इससे बनने वाला जो यौगिक है कॉपर ऑक्साइड है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। कितने? सवाल नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आप देखते होंगे तरह तरह के आपके घर में ही जंगला में जो लोहा का आजकल जो जंगला बन के आता है उसे पेंट किया जाता है। क्या कहता है? पहले अस्तर किया जाता है, फिर अस्तर के बाद पेंट किया जाता है। क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए। लोहा इतनी अभिक्रियाशील होती है कि वायु में उपस्थित नमी को क्या करती है? अपने आप में जैसे ही सटेगा वो उसका ऑक्साइड बनाएगी, और ऑक्साइड बनाएगी मतलब जंग बनाएगी, और जंग बना के परत दर परत हटने लगेगी और वो ख़राब हो जाएगी। यानी जंगला आप जो भी सामान आप लोहा का लगाए हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेंट करना पड़ता है, ताकि पेंट हो जाने से बाहरी वातावरण से डायरेक्ट लोहा का कनेक्शन टूट जाएगा, लोहा कनेक्शन टूट जाएगा और वह जंग नहीं बनाएगा और उसका क्षरण नहीं होगा। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल तथा वसा युक्त, हमने एक्सप्लेनेशन में एक शब्द पढ़ाया था विकृत गंधिता, और यहाँ भी 20 नंबर के बी में पढ़ना है विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है कि जब कोई रासायनिक, मतलब कि जो भी खाना बनता है जिसमें वसा और तेल तैलीय हो, जब उसको लंबा समय तक छोड़ दीजिएगा। कब तक? जब एक लंबे समय तक उसे छोड़ दीजिएगा, तब जब एक लंबे समय तक उसे छोड़ दीजिएगा तो उसके अंदर से क्या हो जाता है कि उसका स्वाद खत्म हो जाता है, उसके रंग में असर आना शुरू हो जाएगा, उसके गंध में असर आना शुरू हो जाएगा, और वो टेस्टलेस, मतलब टेस्ट तो होगा लेकिन इतनी ख़राब होगी, और जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो वो आपको बीमार कर सकता है।
यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं कि भोजन आपने खराब कर लिया है ना, तो लंबे समय तक रहने से भोजन खराब हो जाता है। उसी भोजन को सुरक्षित रखना है, तो सुरक्षित रखने के लिए क्या, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे चीज़, जैसे घर में बच्चे कुरकुरे खाते हैं, देखिए कुरकुरे का डिब्बा पैक होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाता है ताकि अभिक्रिया ना हो सके। या फिर बहुत सारे ऐसे पैकेट आते हैं जो आप देख रहे हैं, है कि नहीं, खाना भी पैक होके आता है, पानी जो आप पीते हैं डिस्टिल वाटर वगैरह, उसको भी नाइट्रोजनीकरण उसका कर दिया जाता है। क्यों, ताकि वो सुरक्षित रहे ज़्यादा देर तक, इसीलिए उसका टेस्ट भी आप देखते होंगे कुछ अलग सा होता है। आइए अब चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है निम्न पदों का वर्णन करना है। पद क्या है, तो संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण यानी कोरोजन, इसका इंग्लिश क्या होता है, कोरोजन होता है। इंग्लिश संक्षारण का इंग्लिश क्या होता है, कोरोजन होता है। 20 का जो ए में जो दिया है उसका इंग्लिश क्या होता है, कोरोजन होता है, और जो बी में दिया है उसका फाउल स्मेलिंग होता है, फाउल स्मेलिंग होता है। क्लियर, तो हम समझते हैं पहले ए, कोरोजन को समझते हैं। कोरोजन क्या होता है, संक्षारण, वही लोहा वाला जो आपको हम बता रहे थे, जब किसी धातु को ओपन छोड़ दिया जाता है और वायुमंडल की नमी से वो अपने आप को खराब, मतलब वो खराब हो जाता है जब वो धातु, तो परत दर परत तो हटते रहेगा, परत दर परत खराब होते रहेगा। तांबा है, तांबा में भी ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा तो हरा रंग का वो बन जाता है। चांदी काला हो जाता है, जो गला में कभी कभी हनुमानी या फिर और कोई आभूषण बना कर पहना जाता है वो भी काला हो जाता है कि नहीं, नमी के संयोग में या वातावरण के संयोग में आकर। तो उनसे वही जो है वही उसका खराब होना, इसी को संक्षारण कहते हैं, इसी को संक्षारण कहते हैं। अब देखते हैं विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता, और विकृत गंधिता को अभी मैंने समझाया है कि जब लंबे समय तक वसायुक्त या तेलीय भोजन को छोड़ दिया जाता है तो वह भोजन, वह खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसका स्वाद जो है वो बदलेगा और उसके अंदर से गंध आने लगेगी। वो फूड पॉइजनिंग आपको असर कर सकता है, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है, वह खाने से, भोजन खाने से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसके बिगड़ने का, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब एक एक उदाहरण संक्षारण का देख लेते हैं। कहता है क्या, संक्षारण का उदाहरण और विकृत गंधिता के उदाहरण के लिए। तो संक्षारण का उदाहरण में आप देख सकते हैं, वहीं हमने आपको बताया कि लोहा का परत हट जाना, या फिर चांदी में जो काला पड़ जाता है वो तांबे पर जो हरा रंग आ जाता है, वो ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। और विकृत गंधिता का उदाहरण क्या है कि भोजन जो हम करते हैं वो भोजन का, जैसे गाँव में कहा जा रहा है कि अरुआ गेल, खाना अरुआ गेल, खाना का होगा अरुआ गेल, तो अरुआना क्या है, विकृत गंधिता है। समझ में आ रहा है बात, गांव में है कि नहीं, अरुआ जाना तो विकृत गंधिता है। अब जैसे किसी ब्रेड को देखते हैं, ब्रेड को जब छोड़ दीजिएगा तो ब्रेडवा पर फफूंद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, ब्रेडवा पर फफूंद पड़ जाएगा। आप जब फफूंद पड़ेगा वो खाए लायक रहेगा, नहीं रहेगा तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से है। तो ये सब इसके उदाहरण है। और यहाँ तक आई होप आप पूरे चैप्टर को एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिएगा व्हाट्सअप लिंक से जुड़कर जाकर ग्रुप में जुड़ना होगा। टेलीग्राम, इंस्टा पर जाकर हमें फॉलो करना होगा भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के नाम से। आप हमें टेलीग्राम पर, ये इंस्टा और फेसबुक पर भी इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तरह तरह के हम आपके स्क्रीन पर भी हमारे संस्थान का नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट करके और ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आप हमसे PDF ले सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लास में समझ में आया होगा, सारे प्रश्न समझ में आए। यहाँ से जो भी प्रश्न समझ में ना आए हों, आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को छोड़िए, मैं उसे फिर दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा, या फिर आप फिर से एक बार रिवर्स जाकर उसे देखें। YouTube आपको सुविधा देती है बार बार देखने की। आप देखिए, समझिए, मज़े करिए और पढ़ाई को एक एंजॉय के तौर पे लेके चलिए। तो मिलते हैं, चलिए, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में। किसमें, ऑब्जेक्टिव। मैं जो अगला वीडियो आएगा इस चैप्टर से पूरा कोशिश करूंगा कि 50+ ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे सवाल आपको दूं, जो सवाल मतलब कि इतने इंपॉर्टेंट हो, इन फ्यूचर भी आपके काम में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। वंदे मातरम।